नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास होगी और ये 19वीं क्लास है हिंदी पेडागोजी की। यदि आपने इससे पहले की जो 18 क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है, उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। आप हमारे चैनल पर सारी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो क्वेश्चन है उसमें ये है 31 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन कह सकते हैं यदि आप इसे कहना चाहें तो। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो व्याकरण शिक्षण के विषय में इनमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन में है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। साथ ही साथ क्या करें आप जो है अपने जो तैयारी है उसको जांचते चलिए कि आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। और आप जो है जो वीडियो है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आपका अपना जो स्कोर हुआ है आपका वो बताएंगे कि आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन मतलब सही हुए हैं। तो देखिए जो आंसर इसमें कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो जो व्याकरण शिक्षण है वो अत्यंत आवश्यक है, ये व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में सबसे उचित कथन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें कैसे पाठ रखे जाएं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, मतलब जिनमें केवल मतलब जो व्याकरण के नियम ही हों, केवल ऐसे पाठ, और जो क्या कराएं मतलब उनका जो है अभ्यास कराएं व्याकरणिक नियमों का। सेकंड ऑप्शन में है, अत्यंत छोटे हों। थर्ड ऑप्शन में है कि सरल भाषा से युक्त हों। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हों। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर हिंदी भाषा की, और हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कैसे पाठ होने चाहिए, उसमें ऐसे पाठ होने चाहिए जो इजी लैंग्वेज में यानी कि सरल भाषा में हों, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर होगा थर्ड ऑप्शन, सरल भाषा से युक्त हों। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐसे पाठ होने चाहिए जिनमें सरल भाषा का प्रयोग हुआ हो ताकि जो बच्चे हैं उसको आसानी से समझ सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है। 33 में है, किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। मौन पठन का अर्थ होता है मन ही मन पढ़ना। तो कौन सी विद्या के अंतर्गत आपको जो है मौन पठन को महत्व देना है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, संवादात्मक कहानी। तो देखिए जो संवादात्मक कहानी है इसमें तो जो है पहले ही डायलॉग जो कैसे किया जाता है, बोल कर ही बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन कविता। तो देखिए जो कविता है, कविता का भी मौन वाचन नहीं होता है, इसको भी जो है मुँह से बोल कर ही उसको पढ़ाया जाता है। यदि इसकी व्याख्या की जाती है वो भी क्या की जाती है, बोल करके ही की जाती है। तो थर्ड ऑप्शन है एकांकी। तो एकांकी में भी क्या होता है, इसमें भी जो है कई सारे पात्र होते हैं, वो भी क्या करते हैं अपने अपने डायलॉग यानी कि अपने अपने संवाद बोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और फोर्थ में है निबंध। तो देखिए जो निबंध है, निबंध एक जो है क्या होता है, एक जो है ऐसे जो होता है ऐसी विद्या होती है जिसको जो है मतलब मौन पठन जो है किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा निबंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है। 34 में है, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। तो जो एकांकी के जो पाठ होते हैं उनका इनमें से सबसे प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना। सेकंड में है, एकांकी विद्या से परिचय कराना। थर्ड में है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। और लास्ट ऑप्शन है, एकांकी लिखना सिखाना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो जो एकांकी पाठ हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि जो विभिन्न संदर्भ है उसमें संवाद बोलने की, जो डायलॉग होता है उसके बोलने की क्षमता का विकास करना, कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है जो डायलॉग होते हैं यानी कि संवाद है उनको बोलने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाए। यही एकांकी जो पाठ होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है। 35 में है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता
मतलब जो कक्षा में जो बहुभाषिकता होती है ना, उससे क्या फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुभाषिकता का मतलब होता है जब एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों से कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले विद्यार्थी मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं बहुभाषिकता। यानी कि जो जैसे हिंदी भी कोई यूज करता है बोलने में, कोई पंजाबी, कोई इंग्लिश, कोई तमिल, कोई कन्नड़, जितनी मतलब ये कई सारी भाषाएं जो बोलने में जो यूज करते हैं उन्हें कहते हैं बहुभाषिकता। अलग अलग भाषाएं बोलना कहलाता है बहुभाषिकता। तो ये जो बहुभाषिकता होती है ये क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। लक्ष्य भाषा का मतलब होता है जैसे यदि आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा के माध्यम से आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपका लक्ष्य है कि हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बहुभाषिकता है ये लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, बिल्कुल नहीं। तो ये शिक्षक के लिए ना तो जटिल और ना ही कठोर चुनौती होती है। थर्ड ऑप्शन है कि भाषा शिक्षण में बाधक है, यानी कि मुसीबत डालती है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाषा शिक्षण में बाधक है। लास्ट ऑप्शन है कि भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर ठीक हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है कि जो बहुभाषिकता होती है ये भाषा शिक्षण में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न लैंग्वेज बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं इसे कहते हैं बहुभाषिकता। तो ये जो है संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग होती है, मान लीजिए कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई पंजाबी। इससे क्या होता है जब सब बच्चे अपनी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो उन्हें क्या होता है एक दूसरे की भाषा सीखने का अवसर मिलता है। तो इसलिए जो बहुभाषिकता होती है ये जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि क्वेश्चन समझ आ गया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए 36 में है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहित अर्थ यह है कि मतलब क्वेश्चन में सीधे सीधे आपसे ये कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं वे अपने परिवेश से जो है अपने आप ही भाषा जो है उसको अर्जित कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो इसका जो एक अर्थ है वो कौन सा है आपको बताना है कि जो वह भाषा अर्जित करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। थर्ड में है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यदि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा तो जो बच्चे हैं वो अपने परिवेश से स्वयं ही भाषा अर्जित कर सकते हैं। समर्थ भाषिक परिवेश का अर्थ होता है ऐसा परिवेश जो भाषा बच्चों को जो है भाषा सिखाने के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, जहाँ पर जो है अधिक से अधिक भाषा बोली जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा बच्चों को समर्थ भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखते क्वेश्चन नंबर 37 में है सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह। तो जो सुलेखा है वो क्या करती है, जब भी समय मिलता है बच्चों के साथ बातचीत करती है। तो वो ऐसा क्यों करती है ये आपको क्वेश्चन में बताना है। पहला ऑप्शन है सदैव बच्चों की वो परीक्षा ले रही है ऐसा करके। सेकंड में है समय नष्ट कर रही है। थर्ड में है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। वाचाल का मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो। तो देखिए जो सही आंसर है यहाँ पर कौन सा होगा, वो होगा थर्ड ऑप्शन कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है कि बच्चा जो है यहाँ से भाषा अर्जित कर सके। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में है मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है यानी कि अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक है, तो अपने विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करना को कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसकी जो है निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि सर्वमान्य भाषा, मतलब जो सभी जगह मान्य हो भाषा वो। सेकंड ऑप्शन है उसमें मधुरता मौखिक अभिव्यक्ति में। थर्ड में है प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, मतलब प्रभावी करने के लिए यानी कि जमाने के लिए कहते हैं ना कि भाई थोड़ा तो क्या कर रहा है, थोड़ा सा जो है झूठ बोल रहा है जो प्रभावी भाषा यूज करने के लिए
मतलब अपना इंप्रेशन जमाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा है, बनावटी बोली का कहते हैं ना सर। तो थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि श्रोताओं की अनुकूल भाषा, कि जो श्रोता है जिसको सुनना चाहते हैं ऐसी भाषा। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। तो जो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, उस ये जो है उसकी निम्नलिखित में से विशेषता उसकी नहीं होनी चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति की, कि प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, कि आप जो है अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए जो है क्या करेंगे, बनावटी बोली का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आंसर इसलिए यहाँ पर होगा थर्ड ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो जो भाषा की कक्षा होती है उसका माहौल कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले। सेकंड ऑप्शन में है जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। थर्ड में है जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। थर्ड ऑप्शन में दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो। तो देखिए जो सही आंसर है यहाँ पर वो होगा पहला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है भाषा की कक्षा की। तो जो भाषा की कक्षा है उसका माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको अपनी बात कहने के और दूसरों की बात के सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलें। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो भाषा शिक्षण है वो अच्छा होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो वहाँ से भाषा जो है कैसे कर सकेंगे, अच्छी अर्जित कर सकेंगे। यदि भाषा की कक्षा का माहौल जो है इस तरह का होगा कि जहाँ पर बच्चों के जो है बात को कहने के और सुनने के ज़्यादा ज़्यादा अवसर मिलेंगे, बच्चा उतनी ज़्यादा भाषा को जो क्या करता है, अर्जित करता है, सीखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है। 40 में कह रहा है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है जबकि वह कभी विद्यालय नहीं जाती। तो यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण किसका है आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में है सुमन की प्रतिभा का। सेकंड में है भाषा सीखने का, कि उसने भाषा सीखी है। थर्ड में है भाषा में पिछड़ेपन का। और लास्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन का। तो देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारी प्राथमिक भाषा होती है जिसे मातृभाषा कहते हैं उसका अर्जन किया जाता है, और उसके माध्यम से जो दूसरी भाषा हम सीखते हैं, है ना, जैसे आपकी वो इंग्लिश हो सकती है, या वो आपकी जो यदि आप हिंदी से संस्कृत सीख रहे हैं तो संस्कृत हो सकती है, मतलब कोई भी दूसरी भाषा हो सकती है, गुजराती हो सकती है, हिंदी के माध्यम से आप गुजराती बोल रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है वो द्वितीयक भाषा कहलाती है। लेकिन ये जो इसकी जो गुजराती है जब वो बचपन से ही उसको क्या करती है, वो समझ लेती है, जबकि जो है वो कभी भी विद्यालय नहीं गई। तो सीधे सीधे से आप ये कह सकते हैं कि ये जो उसका भाषा अर्जन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, भाषा अर्जन का उदाहरण है, क्योंकि उसने ये जो मतलब भाषा है गुजराती, ये किससे मतलब अर्जित की होगी, कहाँ से अर्जित की होगी, ये उसने अर्जित की होगी अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से। ठीक, क्योंकि जो प्राथमिक भाषा होती है उसका जो है अर्जन किया जाता है, वो किया जाता है अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से। तो आंसर इसलिए यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन भाषा अर्जन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है। 41 में है कि बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपको बच्चों के लिखित कार्य का आकलन करना है तो इनमें से उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि अभिव्यक्त विचार, कि वो जो उसके जो भी विचार है उनको अभिव्यक्त करे, उनको लिखे। सेकंड में है वर्तनी। थर्ड में है वाक्य विन्यास। और फोर्थ है तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन अभिव्यक्त विचार। यदि आप एक शिक्षक हैं और बच्चों के लिखित कार्य का आकलन करना चाहते हैं, उसमें सबसे जो है उसके लिए यही महत्वपूर्ण है इन चारों में से, कि वो जो है अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करे, ताकि आपको पता लग जाए कि जो बच्चा है वो अपने क्या विचार लिख रहा है इसमें। ठीक है, तो यदि आपको आकलन करना है लिखित कार्य का तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चे से कहना है कि आप जो अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त कीजिए, उनको लिखिए। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर पहला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में है कविता शिक्षण में आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। पहले ऑप्शन में है कविता में अलंकारों की पहचान। सेकंड ऑप्शन में है कविता का भाव विश्लेषण। थर्ड है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। और लास्ट ऑप्शन है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, कि जो कविता का जो भाव है ना, उसको समझते हुए पढ़ना और उसके अंदर जो रस है उसका जो है अनुभव करते हुए पढ़ना, यही जो है कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, उसका जो रस है उसकी अनुभूति। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को श्रुत लेख यानी कि जो इमला होता है वो लिखवाना शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग है, क्योंकि। तो क्यों,
ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है श्रुतलेख छात्रों को तीव्र गति से लिखने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड में इसके द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है। थर्ड में श्रुतलेख कठिन शब्दों की पहचान के लिए प्रयुक्त साधन है। और लास्ट है श्रुतलेख छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का संशोधन करता है। तो मैं जानता हूँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन कि इसके द्वारा जो छात्र हैं उनके श्रवण कौशल का यानी जो सुनना कौशल है वो और उनका जो लिखना कौशल है उसकी परीक्षा होती है। क्योंकि ये जो इमला होता है यानी कि श्रुतलेख ये क्या होता है, किसी के भी द्वारा बताया जाता है, शिक्षक हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, उसके द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा बोला जाता है। बच्चे उसको क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर उसको जो है अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सुनना कौशल है वो और जो लिखना कौशल है वो उसकी दोनों की परीक्षा हो जाती है। तो आंसर यहाँ पर होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी ये भी। इसमें कह रहा है कि उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो जो उपचारात्मक कार्य है वो कब होना चाहिए, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपचारात्मक कार्य का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपने कोई लेसन अपनी कक्षा में पढ़ाया, यदि आप एक शिक्षक हैं तो, और बच्चों को जो है मान लीजिए वो लेसन जो है उसमें से कुछ समझ नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों से कहेंगे कि आपको जो भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, उसको मतलब उपचार कर देंगे, ठीक। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब आप जो है प्रत्येक पाठ को पढ़ा देंगे, यानी कि ये होगा प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। तो आंसर यहाँ पर होगा पहला ही, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, ना तो प्रत्येक माह, ना वर्ष में 3 बार, ना ही वर्ष में 4 बार। ये होगा प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। जब भी पाठ खत्म होगा आप अपने शिष्यों से मतलब बच्चों से कहेंगे कि जो भी आपको समझ में नहीं आया है, जो भी आपकी समस्या आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका उपचार कर देंगे, जो भी उनकी समस्या है, जो भी कमजोरी है, ठीक है। देख लीजिए आगे 45 में क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है 45 में है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यदि आप एक शिक्षक हैं और बच्चे क्या करते हैं, गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, यानी उन्हें सही नहीं लिखते हैं, तो पहला ऑप्शन में इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समर्थ का निर्माण करेंगे। सेकंड में शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। थर्ड है बच्चों को उनकी त्रुटि का एहसास कराएंगे। और लास्ट है गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पर पहला, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समर्थ का निर्माण करेंगे। क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, देखो गलती तो करते ही हैं, तो गलती करना ये एक जो है सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यदि आप एक शिक्षक हैं तो इसे सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे और प्रिंट समर्थ का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा निर्माण जहाँ पर बच्चे जो है उस गलतियों को सुधार सके। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास, जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास अच्छी ज़रूर लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। साथ ही यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते ज़रूर रहना है।